प्यारे विद्यार्थियों, मधु आपकी इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। इसी उम्मीद के साथ कि आप खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने जीवन को और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा विषय। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण। तो व्याकरण हम क्यों पढ़ते हैं ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, लिखने और सीखने के लिए, कहने के लिए हम व्याकरण सीखते हैं। हम हंसी का पात्र ना बने, दूसरे सुनकर हम पर ना हंसे, इसीलिए हम व्याकरण पढ़ते हैं। तो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ मेरे पीछे कुछ तस्वीरें हैं, इन पर नजर दौड़ाइए और जो वाक्य लिखे गए हैं उन्हें भी पढ़िए। तो पहला वाक्य है, एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। पहला वाक्य क्या है? एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। दूसरे में आप इस चित्र के अनुसार देखिए, नयन नीर ही उनको दूंगी। नयन नीर ही उनको दूंगी। आप लोगों ने अपनी किताब में ये वाक्य पढ़े होंगे, है ना? तो यहाँ और एक वाक्य है, देखिए, नेत्रदान महादान। अब बताइए, ये तीनों शब्द जो हैं किसका बोध कराते हैं? जी हाँ, ये एक ही अर्थ का बोध करा देते हैं। आंख कहने से हमें किसका बोध होता है? आंख का जो सामान्य बोलचाल के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, है ना? और नयन शब्द भी उसी का ही बोध करा रहा है, नेत्र शब्द भी उसी का ही बोध करा रहा है। यानी इन सारे शब्दों से एक ही अर्थ का बोध हो रहा है। तो आज पढ़ेंगे क्या इससे, इन्हें कहने का मतलब क्या है? तो बच्चों, यही है आज का हमारा विषय, जिसे हम समानार्थी शब्द कहते हैं। आज का हमारा विषय है समानार्थी शब्द। तो बात जहां शब्द की आती है, हम लोगों को पता है सार्थक ध्वनियों का समूह शब्द कहलाता है ना? तो ये जो शब्द है, हर भाषा का उनका अपना अपना शब्द भंडार होता है, अपने अपने शब्द होते हैं। और ये जो शब्द हैं, इनको विभिन्न भागों में बांटा गया है। इनके विभिन्न प्रकार के भेद हैं, विभिन्न प्रकार के वर्ग के अंतर्गत इन्हें रखा गया है। तो हिंदी का भी अपना शब्द भंडार है और इनका भी वर्गीकरण किया जाता है, जो मुख्यतः दो प्रकार के अंतर्गत रखे जाते हैं। दो प्रकार के हैं, हम पढ़ रहे हैं, और वह है, एक तो उद्गम स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति या जिसे हम स्रोत के आधार पर कहेंगे। इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। वहीं अर्थ के आधार पर, ये उत्पत्ति यानी स्रोत के आधार पर कहाँ से आए हुए हैं, किस स्रोत से आए हुए हैं, किन स्रोत से आकर हमारा यह जो शब्द भंडार है वो समृद्ध हुआ है। और अर्थ के आधार पर भी शब्दों के भेद हैं, जिनके अंतर्गत हम पढ़ते हैं अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, विलोम यानी विपरीतार्थी शब्द, भिन्नार्थक पढ़ते हैं, और भी हैं, और वे हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और ध्वन्यात्मक शब्द।
ठीक है बच्चों, तो ये सारे जो है अर्थ के आधार पर है और उनमें से आज हमारा चर्चा का विषय है समानार्थी शब्द, जिस पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। चलिए उदाहरण के माध्यम से मैं इसे समझाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ आप एक छवि देख रहे हैं, सूर्य, सूरज, जिसे हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं। अब इसके लिए हम रवि, भास्कर, अर्क, दिनकर, भानु और आदित्य शब्द का प्रयोग करते हैं। आदित्य कहने से भी सूरज का ही बोध होता है, भास्कर कहने से सूरज का ही बोध होता है। ये तमाम शब्द जो दिए गए हैं इसी एक ही अर्थ के पर्याय हैं। इसीलिए क्या समानार्थी शब्द को पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं, क्योंकि ये एक ही अर्थ के पर्याय होते हैं, एक ही अर्थ का बोध कराते हैं। इसीलिए समानार्थी शब्द और पर्यायवाची शब्द। ये दो शब्द यदि परीक्षा में आए, इनमें से कोई एक अगर हो, पूछा जाए आपसे पर्यायवाची शब्द लिखिए, तो यही होगा, समानार्थी शब्द ही होगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। तो आते हैं अब इसकी परिभाषा पर। हम लोगों ने समझा, उदाहरण के तौर पर भी देखा, कुछ शब्द हमने देखे। अब इसकी परिभाषा, समानार्थी शब्द किसे कहते हैं? फिर से दोहरा रही हूँ, समान अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को समानार्थी शब्द कहते हैं। समान अर्थ का बोध कराते हैं। बहुत सारे शब्द होते हैं लेकिन बोध कराते हैं एक ही अर्थ का। अभी कुछ और उदाहरणों के माध्यम से मैं इन्हें समझाने का प्रयास करूंगी। देखिए, यहाँ पर आप कुछ फूलों के चित्र देख रहे हैं। ये तरह तरह के फूल हैं। तो इस फूल शब्द के लिए हम विभिन्न शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे पुष्प, है ना, एक शब्द है पुष्प। आपको याद है 8वीं कक्षा में आप लोगों ने कविता पढ़ी थी, पुष्प की अभिलाषा, प्रसिद्ध कविता। तो पुष्प क्या है? फूल। फूल की क्या इच्छा है, क्या नहीं है, इसमें हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। तो पुष्प, इसके लिए और भी शब्द हैं, सुमन, कुसुम और प्रसून। ये सारे शब्द फूल के पर्यायवाची शब्द हैं। अभी यहाँ आप किसकी छवि देख रहे हैं? श्री गणेश जी की छवि देख रहे हैं और उनके लिए भी हम विभिन्न शब्दों का प्रयोग करते हैं। गजानन, गजानन कहने से भी गणेश, है ना। गणपति, लंबोदर, क्योंकि उनका उदर लंबा है इसीलिए उन्हें लंबोदर भी कहा जाता है। और विनायक, तो ये सारे के सारे शब्द गणपति के ही पर्याय हैं, गणेश जी के ही पर्याय हैं। अभी आप देख रहे हैं एक छवि, और वह है किसकी छवि? समुद्र की। इसके कुछ पर्यायवाची शब्द आप देखिए, और उनके पर्यायवाची शब्द हैं सिंधु, रत्नाकर, वारिधि और सागर। ये सारे शब्द समुद्र के पर्यायवाची शब्द के रूप में हम पढ़ते हैं। यहाँ हम क्या देख रहे हैं? एक घर की तस्वीर। अब शब्द क्या है हमारा? घर। अब इस घर के लिए हम कौन कौन से शब्द का इस्तेमाल करते हैं, किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं, देखिए कौन कौन से शब्द जो इसके पर्यायवाची शब्द हैं।
एक तो है आलय, निवास शब्द का भी प्रयोग किया जाता है इसके लिए, आवास शब्द का भी प्रयोग किया जाता है और गृह शब्द का भी प्रयोग हम घर के लिए करते हैं। बच्चों, ये कुछ उदाहरण है, उदाहरण के माध्यम से हम इन्हें समझने की कोशिश करेंगे और बहुत सारे उदाहरण भी मैंने दिए, आगे और भी उदाहरण रहेंगे, लेकिन अब कुछ शब्द हैं जिनका हम अभ्यास करेंगे, समानार्थी शब्दों का अभ्यास। तो ये रहे शब्द और ये उनके समानार्थी शब्द दिए गए हैं। पहला शब्द जो है वह है अमृत। अमृत का समानार्थी शब्द है सुधा, अमीय, पीयूष। क्या क्या है? सुधा, अमीय, पीयूष। उसके बाद है आकाश। आकाश के लिए पर्यायवाची शब्द जो है वे हैं अंबर, आसमान, गगन, व्योम और नभ। अंबर, आसमान, गगन, व्योम और नभ। उसके बाद है इच्छा। इच्छा के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं किस शब्द का? चाह शब्द का। फिर उसके बाद और भी शब्द हैं, वे हैं साध, अभिलाषा, कामना और आकांक्षा। ये सारे किसके पर्यायवाची शब्द हैं? इच्छा के पर्यायवाची शब्द हैं। उसके बाद है कपड़ा। कपड़ा के लिए कौन कौन से शब्द हैं? चीर, वसन, अंबर, पट, दुकुल। ये शब्द हम किसके लिए प्रयोग करते हैं, या ये शब्द जो है ये किसके पर्यायवाची शब्द है? ये कपड़ा का पर्यायवाची शब्द है। चीर, वसन, अंबर, पट और दुकुल। फिर उसके बाद है गर्व। इसके लिए हम प्रयोग करते हैं अभिमान, अहंकार, घमंड, दंभ। ये इसके समानार्थी शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द हैं। फिर चंद्रमा। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द जो है वो पहला जो मैंने लिखा है वह है इंदु। उसके साथ साथ चंद्र, चांद, निशाकर, शशांक, ये शब्द चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द हैं। फिर आता है देह। इसके पर्यायवाची शब्द हैं काया, तन, शरीर और वदन। एक शब्द है बदन, लेकिन देह के लिए जो प्रयुक्त होता है वह शब्द है वदन। आगे बढ़ते हैं बच्चों। कुछ और शब्द है नदी। नदी के लिए हम किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, या नदी के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? सरिता, तटीनी और तरंगिणी। फिर उसके बाद है पर्वत, गिरी, भूधर, नग, पहाड़, शैल। फिर आता है पवन। पवन के लिए मरुत, अनिल, वायु, समीर, हवा। तो इन्हें याद रखोगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, क्योंकि परीक्षा में इससे जुड़े मतलब पवन शब्द निश्चित रूप से आता है, जहाँ तक मैंने देखा है। तो इसका अभ्यास निश्चित रूप से करोगे, साथ ही तमाम शब्दों का अभ्यास भी करोगे। उसके बाद का शब्द है पृथ्वी। इसके लिए पर्यायवाची शब्द है धरा, धरती, भू, वसुधा, वसुंधरा। ध्यान से देखिए इन्हें और इन्हें याद रखिए। फिर आता है बादल। बादल शब्द के लिए या उसके पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? घन, जलद, जलधर, क्योंकि ये जल को धारण करते हैं, ये जलधर है। नीरद, वारिद, वारिद जो वर्षा कराते हैं। फिर मनुष्य। मनुष्य के पर्यायवाची शब्द हैं आदमी, इंसान, मनुष्य और मानव। इन्हें याद रखिए। मित्र। मित्र के पर्यायवाची शब्द है दोस्त, बंधु, सखा, साथी, सहचर। ये सारे शब्द मित्र के समानार्थी शब्द हैं। बच्चों, इन्हें आप याद रखेंगे, इनका अभ्यास बार बार करेंगे, दोहराएंगे, तभी इन शब्दों को आप
याद रख पाएंगे। अब यह तस्वीर देखिए, कमल का फूल है। इसके भी बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने कमल कह दिया है तो अभी देखते हैं पद्म, एक पर्यायवाची शब्द उसका है पद्म, अरविंद, जलज, पंकज और सरोज। ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ये सारे के सारे शब्द कमल शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। इन्हें आप निश्चित रूप से याद रखेंगे। अब यहाँ पर 2 छवि हैं। इन तस्वीरों को देखकर अब इनके पर्यायवाची रूप हम लिखेंगे। पहला शब्द जो यहाँ पर छवि आप देख रहे हैं, ये घोड़े की छवि है, घोड़े की तस्वीर है। तो घोड़े का पर्यायवाची शब्द क्या क्या है? घोड़े का पर्यायवाची शब्द है अश्व, बाजी है। यहाँ कौन सा शब्द लिखा है? पक्षी। तो इसके पर्यायवाची शब्द है खग, विहंग और पंछी। ये पक्षी के पर्यायवाची शब्द हैं। अब कुछ और समानार्थी शब्दों का और पर्यायवाची शब्दों का हम अभ्यास करेंगे। आप लोगों को ये सारे शब्द जल्दी में पढ़ना है। देखते हैं आप लोग कितनी गति के साथ, तेजी के साथ इन्हें पढ़ रहे हैं। तो शब्द और इस तरफ है समानार्थी शब्द। तो पहला शब्द जो है वह है राजा, और राजा के जो पर्यायवाची शब्द हैं वे हैं नरपति, नरेश, नृप और भूप। उसके बाद है रात, इसके पर्यायवाची शब्द हैं, ये तो हो गया। और रात के पर्यायवाची शब्द है यामिनी, निशा, रजनी, रात्रि और विभावरी। रात्रि को और क्या कहते हैं? विभावरी भी कहते हैं। फिर उसके बाद है वन। वन को हम क्या कहते हैं? अरण्य कहते हैं। कानन, जंगल और विपिन, ये सारे के सारे वन के पर्यायवाची शब्द हैं। संसार, संसार के पर्यायवाची शब्द हैं जग, जगत, भव, लोक और विश्व। फिर उसके बाद है सर्प, सर्प सांप। तो भुजंग, उरग, जैसे कि मैंने कहा सांप, और फणी, विषधर, ये सारे के सारे सर्प के पर्यायवाची शब्द हैं। सुगंध, फूलों की सुगंध है, महक है उसकी, है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं? खुशबू। और भी बहुत सारी चीजों में भी सुगंध होती है, महक होती है, लेकिन ज्यादातर फूल के मामले में ये शब्द हमें आकर्षित करती है और ये ज्यादातर उसके ही हमें लगते हैं पर्याय है। तो सुगंध, खुशबू, महक, सौरभ और सुरभि। हाथी, हाथी के पर्यायवाची शब्द हैं कुंजर, करी, गज, हस्ती और मतंग। ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ये सारे के सारे शब्द हाथी के पर्यायवाची शब्द हैं। बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब इस तस्वीर पर जरा नजर दौड़ाइए। क्या देख रहे हैं आप लोग? एक वृक्ष की छवि देख रहे हैं, तस्वीर देख रहे हैं, है ना बच्चों? तो इसके पर्यायवाची शब्द क्या क्या हैं देखते हैं। तो इसके जो पर्यायवाची शब्द हैं बच्चों, ये है एक तो पेड़, फिर उसके बाद है तरु, और एक शब्द है इसके लिए ध्रुव। ये इसके पर्यायवाची शब्द है। पर बच्चों एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी, पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम किसी भी वाक्य में इनमें से किसी भी शब्द का प्रयोग कर दें, क्योंकि आवश्यकता अनुसार ही इनका प्रयोग किया जाता है। अब जैसे उस आदमी की आंखों में कुछ गिर गया, हम ये नहीं कहेंगे कि उस आदमी के लोचन में कुछ गिर गया, थोड़ा अटपटा सा लगता है। ये सारे शब्द आए हैं, इनसे निश्चित रूप से हमारी भाषा समृद्ध हुई है। विभिन्न साहित्यिक रचनाओं के लिए, कविताओं की रचना के लिए रचनाकारों ने बहुत सारे शब्द विभिन्न स्रोतों से तो निश्चित रूप से लिया है, लेकिन इनका प्रयोग हमें सोच समझकर करना है। इसी में
इन सारे शब्दों की सार्थकता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं हमने क्या सीखा। हमने यह सीखा कि समान अर्थयुक्त जो शब्द होते हैं, समान अर्थयुक्त शब्दों को हम क्या कहते हैं? हम समानार्थी शब्द कहते हैं। समान अर्थयुक्त शब्दों को समानार्थी शब्द कहा जाता है और समानार्थी शब्दों को पर्यायवाची शब्द भी कहा जाता है। हमने यह पढ़ा कि क्योंकि इनके अर्थ समान हैं, एक ही अर्थ के ये पर्याय हैं, इसलिए समानार्थी शब्द को पर्यायवाची शब्द भी कहा जाता है। और इससे क्या होता है? समानार्थी शब्दों से मान लीजिए हमें बहुत सारे शब्दों की जानकारी है, एक शब्द के लिए बहुत सारे शब्द हम जानते हैं, एक ही भाव का बोध कराने वाले बहुत सारे शब्दों की जानकारी है हमें, तो इससे यह साबित होता है कि हमें भाषाई दक्षता है, हमारा शब्द भंडार समृद्ध है। ये किसी भी भाषा के शब्द भंडार को समृद्ध तो बनाते हैं, साथ ही हमारी जो भाषाई पकड़ है, भाषाई दक्षता है, उसको भी और सशक्त बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं ये शब्द। तो समानार्थी शब्दों से क्या होता है? समानार्थी शब्दों से शब्द भंडार समृद्ध होता है, यह हमने सीखा। तो बच्चों बढ़ते हैं प्रश्नोत्तर की ओर, कुछ अभ्यास कार्य कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपके समक्ष एक प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के 3 समानार्थी शब्द लिखिए। हमें हर शब्द के 3 समानार्थी शब्द लिखने हैं। तो पहला शब्द जो है वह है घर। घर के लिए हम लिखेंगे आलय, गृह और आवास। ठीक है, इसके 3 पर्यायवाची शब्द हैं, आलय, गृह और आवास। उसके बाद है दिन, जिसके पर्यायवाची शब्द हैं दीवार, दिवस और वाशर। उसके बाद है नाव। नाव के पर्यायवाची शब्द हैं नौका, तरणी और नैया। उसके बाद है आग। आग के क्या क्या पर्यायवाची शब्द हैं बताइए? आग के पर्यायवाची शब्द हैं पावक, अग्नि, अनल। पावक, अग्नि, अनल ये आग के पर्यायवाची शब्द हैं। फिर उसके बाद है सोना। सोना, सुवर्ण, कंचन, स्वर्ण। तो ये 3 शब्द हैं, सोना के पर्यायवाची शब्द हैं। आप लोग इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिए, इन्हें याद रखने की कोशिश कीजिए। बढ़ते हैं बच्चों आगे की ओर, दूसरे प्रश्न की ओर। आपके समक्ष प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से सही समानार्थी शब्द छांटिए। विकल्प है, आपको उनमें से क्या करना है? चयन करना है, उचित चयन करना है। तो शब्द है आपके समक्ष पुष्प। तो पुष्प के लिए जो विकल्प दिए गए हैं सुमन, सुरभि, सरोज, इनमें से उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा है बताइए? जी हाँ, पुष्प का पर्यायवाची शब्द है सुमन, है ना। उसके बाद का शब्द है नदी। नदी के लिए विकल्प दिए गए हैं सरिता, सरोवर और सागर। बताइए नदी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? कौन सा उत्तर उपयुक्त है, सही है? जी हाँ बच्चों, नदी के लिए उपयुक्त शब्द है, उसका सही पर्यायवाची शब्द है सरिता, है ना। और उसके बाद है हवा। हवा के लिए जो विकल्प दिए गए हैं
पवन, हवन और पावक। इनमें से सही समानार्थी शब्द जो है बच्चों वह है पवन। तो यह है, परीक्षा में आपके लिए 4-4 विकल्प भी आते हैं और अलग अलग प्रकार के शब्द दिए जाते हैं। उनमें से सही शब्द यानी सही उत्तर का चयन करना होता है। करते समय ध्यानपूर्वक करोगे, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तीसरा प्रश्न अब आपके सामने है। स्तंभ क के साथ स्तंभ ख का सही मिलान कीजिए। स्तंभ क में कुछ शब्द हैं, उनके पर्यायवाची शब्द स्तंभ ख में है, उनका मिलान हमें करना है। आँख, आँख का पर्यायवाची शब्द यानी स्तंभ ख में जो है वह है नयन। मछली, मछली झस। वन, अरण्य। किनारा, तट और अंततः पहाड़, गिरी। बच्चों इन्हें आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिए। बच्चों पूरे मनोयोग के साथ और ध्यान पूर्वक आप लोगों ने मुझे सुना और इस विषय को समझने की कोशिश की। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।